हेलो क्यूटीज़, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं वंशिका। उम्मीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया मैंने। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर, लॉस्ट स्प्रिंग, जिसकी राइटर है एनीस जंग। तो इस चैप्टर में दो अलग अलग कहानियाँ हैं, दो अलग अलग लोगों की जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और जैसे उनका बचपन कहीं खो गया है, इसलिए इस स्टोरी का टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि भाई कि तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख चल रहा है, तो प्लीज़ ये स्टोरी ज़रूर पढ़ लेना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कम से कम इतनी बुरी तो नहीं है ना हमारी लाइफ, हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो तुरंत थैंक यू बोल देना भगवान जी को। और तुम ना थोड़ा थोड़ा शायद इस कहानी से रिलेट भी कर पाओ कि जब हम छोटे होते हैं तो बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमें हमारी असलियत पता चलती जाती है, हमारे बहुत सारे सपने टूट जाते हैं और जो हम सोचते हैं वो हमें शायद नहीं मिल पाता है। लेकिन हमें विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए भाई, अपना एक उम्मीद हमेशा अपने दिल में ज़िंदा रखनी चाहिए, क्योंकि जो गॉड्स प्लान होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। तो इस चैप्टर का पहला पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की, साहिब, जो एक रैग पिकर है और वो सीमापुरी में रहता है। वो, उसकी फैमिली और 10,000 लोग जो और सीमापुरी में रहते हैं वो बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में एक जगह है जहाँ ढाका, जहाँ पे बहुत पहले एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया था, जिसकी वजह से उन लोगों के घर, उनकी जो फील्ड्स थी वो सब नष्ट हो गई थी, सब डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी और अपनी बेटर लाइफ के लिए वो इंडिया में आ गए। तो जब हमारी ऑथर साहिब को रोड से कचरा बीनते हुए देखती हैं तो वो उससे पूछती हैं तुम्हें क्या कर रहे हो और तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो वो बोलता है कि मेरे लिए किसी ने स्कूल बनाया ही नहीं है, तो वो मेरे लिए स्कूल बना देते तो मैं चला जाता। तो हमारी जो ऑथर है वो उससे बोलती है अगर मैं बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे। तो वो बहुत प्यार से बोलता है हाँ मैं आ जाऊंगा। तो अब इसके कुछ दिन बाद हमारा साहिब जब दूसरी बार ऑथर को देखता है तो उनके पास भागते हुए जाता है और प्यार से पूछता है कि आपका स्कूल तैयार हो गया। तो वहाँ पे ना हमारी ऑथर को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फ़ील होती है, क्योंकि उनने तो सिर्फ मजाक किया था कि मैं बनाऊंगी तो क्या तुम आ जाओगे। ऐसे ही तो मजाक में हम भी बोलते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं कर पाएंगे कभी। लेकिन अब उसके पास कुछ शब्द नहीं बचे थे, तो उसने बस एक और झूठ बोल दिया कि अभी इतनी जल्दी थोड़ी बनता है स्कूल, स्कूल बनने में तो बहुत टाइम लगता है। अब यहाँ पे हमारी जो ऑथर है उनको बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि उनने एक छोटे से बच्चे को झूठी उम्मीद दे दी है। अब इसी के कुछ महीनों बाद हमारी जो ऑथर है उनको पता चलता है कि साहिब का पूरा नाम क्या है। अब साहिब का पूरा नाम था साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। नहीं, अब तुम खुद बताओ, क्या ये नाम उसके जो पर्सनालिटी था उससे मैच कर रहा था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एक रैग पिकर था, वो कहाँ से स्वामी हो गया। और उस बेचारे छोटे से बच्चे को तो अपने नाम का मतलब भी नहीं पता था। तो यही उसकी आयरनी थी कि उसका जो नाम था वो उसके लाइफ से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था और उसको पता ही नहीं था कि उसके नाम का मतलब क्या है। अब उसी के कुछ दिनों बाद जब हमारा साहिब अपने दोस्तों के साथ कचरा बीन रहा होता है तो वो देखती है कि कुछ बच्चों ने तो चप्पल ही नहीं पहन रखी है। तो वो फिर से उससे क्वेश्चनिंग करती है कि बेटा तुम लोगों की चप्पल कहाँ है, तुम लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। तो एक छोटा सा बच्चा बोलता है कि मेरी मम्मी ने ना ऊपर शेल्फ में रख रखी है, इसलिए मैंने नहीं पहनी है। अब जो दूसरा बच्चा होता है जो अलग अलग जूते पहना हुआ होता है, मतलब एक जूता किसी और का और एक किसी और का, वो कहता है कि अगर इसकी मम्मी उतार भी देगी ना तो भी नहीं पहनेगा ये। इतनी देर में तीसरा बच्चा बोलता है कि मुझे जूते चाहिए, मतलब आई वॉन्ट शूज़। उसने अपने आजीवन में कभी भी जूते देखे ही, मतलब पहने ही नहीं है। नहीं, अब तुम मुझे खुद बताओ, क्या तुम्हारी लाइफ इससे भी ज़्यादा बेकार है? तो फिर क्यों रोना है भाई, खुशियाँ मनाओ कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख के हमारी ऑथर सोचती है कि मैंने बहुत सारे शहरों में और गाँव में देखा है कि बहुत बच्चे जो होते हैं वो बैर फुट घूम रहे होते हैं, मतलब नंगे पैर घूम रहे होते हैं। और उनके मम्मी पापा, जब वो अपने मम्मी पापा से चप्पल के लिए पूछते हैं तो उनके मम्मी पापा क्या एक्सक्यूज़ देते हैं कि बेटा ये तो हमारा ट्रेडिशन है, हम तो ऐसे ही रहते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो अभी एनीस जंग जी याद कर रही होती हैं कि जब वो बहुत पहले उद्दीपी गई थी तो जो प्रीस्ट का बेटा था, मतलब उद्दीपी में एक मंदिर था,
वहाँ पे एक पुजारी रहता था, उसका जो बेटा था वो हर टाइम प्रार्थना करता रहता था कि हे भगवान जी प्लीज़ मुझे पेयर ऑफ शूज़ दिलवा दीजिए, मुझे जूते दिलवा दीजिए। लेकिन जब अगली बार 30 साल बाद हमारी जो ऑथर दोबारा ओटीपी गई तो उनने देखा कि जो दूसरा प्रीस्ट का मतलब जो पुजारी का बेटा था उसके पास जूते भी आ चुके थे, मोजे भी आ चुके थे और वो ग्रे कलर की यूनिफॉर्म में आ रहा था स्कूल से, और उसने अपना बैग यूँ करके बैग पे फेंका। तभी हमारी जो ऑथर है वो समझ जाती हैं कि जो भगवान जी ने उनकी प्रार्थना पूरी कर दी है, मतलब उस वाले बच्चे की नहीं करी लेकिन किसी दूसरे बच्चे की तो कर दी ना। अब यही बेयरफुट वाली बात को लेके हमारी ऑथर के मन में इतना ज़्यादा तूफान उठता है कि वो सीधे सीमापुरी घूमने ही चली जाती है। अब वो जब वहाँ जाती है ना तो वो देखती है कि हर जगह बहुत ज़्यादा कूड़ा बिखरा हुआ है, और मतलब अब मिट्टी के घर हैं, और जो जो छत है ना वो सिर्फ टीन डली हुई है, ऊपर कुछ भी नहीं है। तो वो देखती है वहाँ पे सीवेज सिस्टम भी नहीं है, लोग इतनी गंदगी में रह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वहाँ के लोगों के पास आइडेंटिटी ही नहीं थी, मतलब आधार कार्ड ही नहीं था। उनके पास क्या था, सिर्फ़ और सिर्फ राशन कार्ड और वोटर कार्ड। और सीमापुरी के लोग आइडेंटिटी को इतनी प्रायोरिटी भी नहीं देते थे, क्योंकि उनके लिए 2 वक्त का खाना उनकी आइडेंटिटी से बहुत ज़्यादा था। क्योंकि भाई आइडेंटिटी का क्या करोगे जब तक तुम ज़िंदा ही नहीं रहोगे, भाई खाना खाओगे तभी तो ज़िंदा रहोगे। उनको ना बस अपनी भूख से मतलब था कि रात में हम सोएं तो हमारे पेट में दर्द ना हो, उनको बस खाना मिल जाए, वो उनको मिल रहा था। तभी वो एक और चीज़ नोटिस करती है कि वहाँ के जितने भी बड़े लोग हैं ना, उनके लिए रैक पिकिंग एक व्यवसाय है, मतलब वे ऑफ सर्वाइवल। लेकिन बच्चों के लिए क्या थी, ट्रेजर हंट था कि बच्चों को अगर 10 रुपये मिल जाते हैं, हमारे साहब को 10 रुपये मिल जाते हैं तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, तो उसके लिए तो ये ट्रेजर हंट हो गया। लेकिन बड़े लोगों के लिए तो सिर्फ और सिर्फ वही काम था, जीने का ज़रिया था। फिर उसके कुछ दिन बाद सुबह सुबह जब हमारी ऑथर जा रही होती हैं तो वो देखती हैं कि साहिब किसी टेनिस क्लब के बाहर खड़ा हुआ है, और वो देख रहा है अंदर जो बच्चे खेल रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कि ये गेम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब यहाँ के सब लोग चले जाते हैं तो यहाँ के जो गेट कीपर अंकल हैं वो मुझे अंदर अलाउ कर देते हैं, और मैं वहाँ जाके झूला झूल लेता हूँ, स्विंग पे जो झूला होता है ना उसे मैं झूल लेता हूँ। अब उसने ना कुछ नए जूते पहने हुए थे, तो वो उससे पूछती है कि ये जूते क्या हैं, तो उन्होंने बोला कि ये तो किसी ने मुझे दे दिए हैं। अब तुम सोचो, किसी अमीर के बच्चे ने उसे वो जूते दिए थे क्योंकि उसमें सिर्फ एक छेद हो गया था, उसके लिए कोई वैल्यूबल नहीं होगी वो चीज़, लेकिन हमारे साहिब के लिए तो वो ड्रीम कम ट्रू था। तो तुम समझो यार कि तुम्हारे लिए अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद वो किसी और के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो चीज़ों की कीमत उसे ही पता चलती है जिसके पास नहीं होती है। अब उसके कुछ दिनों बाद फिर से जब हमारी जा रही होती हैं ऑथर, तो वो देखती हैं कि जो हमारा साहिब है उसने ना बहुत भारी कनस्तर उठा रखा है। तो उससे पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि मैं ना इस टी स्टॉल पे काम करता हूँ, मतलब चाय की दुकान पे काम करता हूँ, और ये ना मुझे उसके 800 रुपये दे देते हैं और खाने के लिए खाना दे देते हैं। लेकिन वो एक चीज़ नोटिस करती है कि पहले जो साहिब की आंखों में चमक हुआ करती थी ना, वो चमक नहीं है, क्योंकि पहले साहिब अपना खुद का मास्टर था, लेकिन अब वो अपना खुद का मास्टर नहीं था। मतलब पहले वो जहाँ चाहता था वहाँ जाके रैक पिकिंग कर सकता था, लेकिन अभी उसे वही करना पड़ेगा जो उसका मास्टर बोलेगा। तो साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो फिर हमारी ये वाला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे दूसरा वाला। तो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम है मुकेश, और वो फ़िरोज़ाबाद में रहता है। और जो फ़िरोज़ाबाद है वो पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्लास वर्क के लिए फ़ेमस है। मेरा भी डिस्ट्रिक्ट फ़िरोज़ाबाद है तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो हमारी ऑथर मुकेश से पूछती है कि वो क्या बनना चाहता है, तो वो बताता है कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। तो उसके ये शब्द सुन के हमारी जो ऑथर है वो ये सोचती हैं कि जो मुकेश का ये ड्रीम है वो सिर्फ एक मिराज है। अब मिराज क्या होता है, तुम लोगों ने बहुत सारे कार्टून्स में देखा होगा कि जो लोग रेगिस्तान में जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी है, मतलब दूर कहीं पानी दिख रहा होता है, लेकिन जब वो पास जाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जैसे कि बस आँखों का धोखा और छलावा। तो उनने मुकेश के सपने के लिए भी यही बात बोली है कि जो उसका सपना है वो सिर्फ एक मिराज है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन हमारे मुकेश ने इतनी ज़्यादा डेयरिंग करी कि उसने एक
चूड़ियों के काम से निकलकर उसने कुछ बाहर का सोचा और इसी डेयरिंग को देखकर हमारी एनीस जंग उसके घर के तरफ निकल जाती हैं उसके साथ। तो जब वो जा रही होती हैं तो हमें बताती हैं कि यहाँ के 2000 बच्चे इन फैक्ट्रीज़ में इंगेज हैं, मतलब फैक्ट्री में काम करते हैं, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पे कोई भी रोशनी नहीं है, मतलब बहुत डिम लाइट होती है और कुछ भी वेंटिलेशन नहीं है। ऐसी जगह पे काम करके उन लोगों की जो आँखों के सेल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं कि वो जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बहुत जल्दी अपनी आँखों को खो देते हैं। और वहाँ के लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये चाइल्ड लेबर है, बच्चों को काम कराना, और ये इल्लीगल है। और वो सोचती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये इसकी तरफ एक स्टेप उठाकर यहाँ के 20,000 बच्चों की ज़िंदगी संवार सकती है। अब जब वो मुकेश के साथ जा रही होती है तो वो देखती है कि वहाँ के जो घर हैं उनकी दीवारें बहुत टूटी फूटी हैं, वहाँ के गेट बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मतलब कि वो एक बहुत बेकार जगह रह रहा है जहाँ पे हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। लेकिन मुकेश बहुत प्राउडली बोलता है कि मेरा घर दोबारा बन रहा है। और फिर मुकेश एक गेट पर जाकर रुक जाता है और उस गेट पर लात मारता है, वो गेट खुल जाता है। तब हमारी जो ऑथर है वो समझ जाती हैं ये मुकेश का घर है। और वो अंदर देखती है तो एक बहुत कम उम्र की लड़की एक स्टोव पर काम कर रही होती है, जहाँ एक ऊपर बड़े बर्तन में स्पिनच मतलब पालक रखा हुआ होता है, और वो जो स्टोव का धुआं होता है, स्मोक, वो उसकी आंखों में बस गया है और उसके जो आंसू हैं वो टपक रहे होते हैं। और वो जो छोटी सी लड़की थी वो और कोई नहीं, मुकेश की भाभी थी, मतलब उसके बड़े भाई की वाइफ। और वो इतनी कम उम्र में उसके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां आ चुकी थी। तभी हमारी ऑथर हमें बताती है कि उस घर में 3 पुरुष थे, एक था मुकेश, एक उसका बड़ा भाई और एक उनके पिताजी और हमारी ग्रैंड माँ। तभी मुकेश के पिताजी की एंट्री होती है और जो छोटी सी लड़की होती है जो काम कर रही होती है वो किसी दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है और अपना पल्लू कर लेती है, जैसे इंडिया में एक नॉर्मल बहू अपने ससुर जी को देखकर करती है। तो मुकेश के जो पिताजी होते हैं वो बताते हैं कि मैं ये काम शुरू से नहीं कर रहा, ये जो चूड़ी का काम है, सबसे पहले मैं टेलर था, मतलब मैं टेलरिंग का काम करता था, उसके बाद मैंने ये फैक्ट्री ज्वाइन करी थी। मैंने बहुत मेहनत करी, फिर भी मैं अपने बच्चों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, उन्हें अच्छे स्कूल में नहीं डाल पाया, बस मैं यही कर पाया हूँ जो मुझे आता है। मतलब उन्हें चूड़ी का काम आता था तो बस वो वही सिखा पाए हैं अपने बच्चों को। तभी उनकी दादी माँ बोलती हैं कि मेरे जो पति थे, मतलब मुकेश के दादाजी, वो भी ऐसी फैक्ट्री में काम करते थे और जो उस फैक्ट्री की डस्ट होती है उसके कारण उनकी आँखें चली गई थीं और वो इस सब चीज़ों को अपनी डेस्टिनी मानती हैं। वो कहती हैं कि ये तो भगवान ने हमें काम सौंपा है, हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है, हम हम इसे तोड़ थोड़ी सकते हैं। फिर वो चूड़ियों के अलग अलग कलर्स के बारे में बताती हैं कि सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल और भी जो रेनबो के बहुत सारे कलर होते हैं उनके बारे में वो बताती हैं। देखती हैं कि तभी हमारी औरत दूसरी तरफ देखती हैं तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी लड़की जिसका नाम सविता है वो अपनी मदर के पास बैठी हुई है और उनकी मदर की जो आइज़ हैं वो जा चुकी हैं, मतलब उन्होंने अपनी आंखें खो दी हैं। और जो बच्ची है वो छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को लेकर उन्हें एक राउंड शेप दे रही है। मैंने तो भाई देखा है, जब मैं कोचिंग या स्कूल जाती थी तो रास्ते में पढ़ते थे एक छोटी छोटी बच्चियाँ, मतलब कभी केमिकल्स लगा रही होती हैं, कभी कुछ कर रही होती हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चूड़ियों का काम होता है हमारे यहाँ। तो हमारी ऑथर देखती है वो लड़की इतनी जल्दी काम कर रही होती है जैसे कि वो मशीन हो। तभी उसकी मदर बोलती है कि हमारे यहाँ पे तो हमने पूरे जीवन में कभी भी पेट भर खाना खाया ही नहीं है एक समय। मतलब भाई तुम समझ रहे हो, उनने अपनी पूरी ज़िंदगी में पेट भर के खाना ही नहीं खाया और यहाँ तो मैं वैराइटीज़ चाहिए कि आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं वो नहीं खाऊंगी। भाई नखरे चलते रहते हैं तुम लोगों के। तभी वो सोचती हैं कि जो मुकेश के फादर हैं उनने तब भी बहुत बेटर काम करा है बाकी लोगों से कि उनने घर वहाँ पर बना दिया है अपना, क्योंकि फ़िरोज़ाबाद के वहाँ लोगों के लिए जो चूड़ियों की फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए एक घर भी बनाना, अपने परिवार को एक छत देना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली इतने स्टेबल ही नहीं हैं कि वो ये सब कुछ कर पाएँ। और फ़िरोज़ाबाद में इस चूड़ियों के काम से हटकर कहीं बाहर या फिर बड़े सपने देखना बहुत डेयरिंग का काम होता है, इसलिए कोई भी नहीं करता वो काम, लेकिन हमारे मुकेश ने किया है। अभी जो ऑथर होती हैं वो वहाँ के लोगों से बोलती हैं कि तुम जो ये
चूड़ियाँ बनाते हो इनको डायरेक्ट क्यों नहीं सेल करते, मिडल मैन का यूज़ क्यों करते हो, वो लोग तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो पुलिस वाले हैं, जो बड़े लोग हैं, साहूकार हैं, वो हमको ही मारेंगे। तो वो समझ जाती है कि इनके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी एक अच्छा लीडर नहीं है, इन लोगों की मेंटलिटी सेट हो चुकी है कि हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे और वहाँ फंस चुके हैं। तभी हमारी ऑथर मुकेश से पूछती हैं कि क्या तुम एरोप्लेन चलाने का भी शौक़ रखते हो? तो वो आंखें नीची कर लेता है क्योंकि शायद उसके मन में अभी भी पता है उसे कि मुझे इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। वो बोलता है कि मैं अपने आसपास से बस कारें निकलते हुए देखता हूँ तो मेरे को उन्हीं का चलाने का मन है। मेरे घर के पास से कभी भी एरोप्लेन नहीं निकल के जाते हैं, फ़िरोज़ाबाद से कभी एरोप्लेन निकल के नहीं जाते, तो मेरा उनको चलाने का मन नहीं है, ना मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। फिर हमारी ऑथर पूछती है कि गैरेज तो यहाँ से शायद है भी नहीं, यहाँ पे बहुत दूर है, तुम कैसे जाओगे? तो बोलता है कि यहाँ पे कुछ किलोमीटर पे एक गैरेज है जिसे मैं पैदल चल के चला जाऊँगा और मैं कार चलाना सीखूँगा। तो हमारी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुमने इस स्टोरी से क्या सीखा और तुम्हें भी शायद मुकेश की तरह इतना ही डेयरिंग होना में बोले तुम्हें अपने सपनों को खुद पाने के लिए खुद मेहनत करनी चाहिए। तो इन दोनों कहानियों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है कि वो दोनों अपने मास्टर खुद बनना चाहते थे। उन दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, फिर भी उनके अंदर एक जज़्बा था सपने देखने का। और अगर तुम लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच।